नमस्कार साथियों, एम बाय भानु प्रताप के YouTube चैनल पर मैं भानु प्रताप एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर शनिवार 18/9/2021 को लिए गए टीचमेंट ऐप पर लिए गए आपके 7वें टेस्ट का मैं हल करवाऊंगा। वीडियो को लाने में काफी देरी हो गई है, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं। तो इस वीडियो के अंदर हम उस 7th टेस्ट को भी समझेंगे और इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें 25 तारीख यानी कि 25 सितंबर 2021 शनिवार को लिए गए 8वें टेस्ट का भी मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा जल्दी ही, इसमें अब कोई देरी नहीं होगी। तो आइए पढ़ना शुरू करें और देखते हैं क्या था 7वें टेस्ट के अंदर, क्या क्या प्रश्न थे, क्या क्या आपके डाउट थे, कौन कौन से प्रश्न आपसे क्लियर हुए हैं, कौन से नहीं हुए, तो इस सभी के अंदर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं पहला प्रश्न है कि वह कारक जिस पर अर्थ का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो अर्थ का प्रतिरोध निर्भर करता है नमी पर, तो बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा है इलेक्ट्रोड की गहराई पर, तो बिल्कुल सही बात है, इस पे भी निर्भर करता है। नमक की मात्रा, नमक जो है वो नमी को सहेज कर रखने वाला पदार्थ है, इसकी मात्रा पर भी जितना ज्यादा नमक डालेंगे नमी उतनी ज्यादा लंबे समय तक बरकरार रहेगी, इस पर भी निर्भर करता है। उसके बाद में इलेक्ट्रोड के पदार्थ के प्रकार जो है, यदि आप तांबे का इलेक्ट्रोड लगाते हो तो भी उस पर डिपेंडेबल है, यदि आप GI का लगाते हो तो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू देखी जाए तो तांबे का जो रेजिस्टेंस रहेगा वो कम रहेगा, GI का जो रेजिस्टेंस रहेगा वो काफी ज्यादा रहेगा। तो इलेक्ट्रोड के पदार्थ पर भी है, तो इसका मतलब है इसका ऑप्शन जो है वो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो इन सभी पर निर्भर करता है अर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी सेल या बैटरी के भीतरी प्रतिरोध को किस प्रकार से कम किया जा सकता है। तो सेल या बैटरी के भीतरी यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस को आप किस प्रकार से कम कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन प्लेटों के क्षेत्रफल को बढ़ाकर। तो यदि आपने रेजिस्टेंस के नियम पढ़े हैं तो आपने देखा होगा कि R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके भी, एरिया के। तो यदि हम एरिया क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे, क्षेत्रफल को हमने क्या कर दिया, यदि बढ़ा दिया है तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस वैल्यू क्या हो जाएगी, भी कम हो जाएगी। तो एरिया बढ़ाकर हम रेजिस्टेंस कम कर सकते हैं और यही इसका सही उत्तर अभी के लिए ऑप्शन ए के हिसाब से लग रहा है, लेकिन हमें अन्य ऑप्शन पर भी जाना पड़ेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं भी, प्लेटों के बीच की दूरी कम करके। दो प्लेटें हैं आपकी इस प्रकार से पास पास है और दो प्लेटें मैं लगा देता हूं इस प्रकार से काफी दूर दूर है। तो यहां जो ये बीच का डिस्टेंस है इन दोनों का, ये जो दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है, इसे हम यदि L लेंथ मान लें, बीच में जो इलेक्ट्रॉन वगैरह जो चलते हैं उसकी दूरी को यदि देखा जाए इसी के हिसाब से, तो यहां पर ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो लेंथ बढ़ गई है, अगर प्लेटों की दूरी ज्यादा है तो लेंथ बढ़ गई है और R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। यदि दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो आयनों को चलने में लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रोलाइट जो है बीच में वो ज्यादा आ जाएगा, लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। यदि आप प्लेटों के बीच की दूरी को क्या कर दें, कम, यदि इसको देखो, यदि आप बिल्कुल दूरी कम कर दोगे तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। तो ऑप्शन बी भी आपका सही है। गैसों के निकलने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करना। अब गैसें जो अब मोस्टली सेल के अंदर निकलती है उस गैस का नाम है हाइड्रोजन भी। कौन सी गैस है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस आपकी एक अचालक गैस है। अब अचालक गैस है और सेल के अंदर यदि हाइड्रोजन गैस भरी रहेगी तो जाहिर सी बात है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो गैसों के निकलने के लिए पूरी व्यवस्था कर दें, वेंट प्लग वगैरह यदि ओपन रहेंगे तो बहुत अच्छी तरह से गैसें निकल पाएंगी और रेजिस्टेंस भी इंटरनल कम हो जाएगा। तो A, B व C तीनों ही सही है। तो ऑप्शन डी देखिए, A, B व C तीनों, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल A, बिल्कुल केवल A सही है, लेकिन बाकी अगर दो गलत होते तो हम इसको कर सकते थे भी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भी। नेक्स्ट है आपका एडिशन सेल का जीवन काल। जो एडिशन सेल है उसका जीवन काल कितना है। तो एडिशन सेल की जो लाइफ साइकिल होती है वो होती है अप्रोक्सीमेट 5 साल भी। कितने साल, 5 साल उसकी लाइफ साइकिल है। सबसे ज्यादा जो लाइफ साइकिल की बात करें 10 साल, तो वो है आपका लिथियम सेल। कौन सा सेल है, लिथियम। तो लिथियम सेल की जो लाइफ साइकिल है वो सबसे ज्यादा होती है, लगभग अप्रोक्सीमेट 10 साल तक, लेकिन एडिशन सेल की इसमें जो है 5 साल तक उम्र होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तार जो एक सुरक्षा युक्ति को बाईपास करने के काम में आती है। बाईपास का मतलब होता है कि यदि आपने कोई सर्किट, एक ड्रा करके बताता हूं, इस प्रकार से हमने एक लैंप लिया और यहां हमने एक प्रोटेक्शन डिवाइस यानी कि मान लेते हैं एक फ्यूज लगा दिया, ये पॉजिटिव नेगेटिव आपकी सप्लाई हो गई है और इस प्रकार से हमने जोड़ दिया। अब हम चाहते हैं कि ये जो फ्यूज है इसको हम बाईपास कर दें, ये सर्किट में ना रहे, तो हम क्या करेंगे, यहां और यहां इन दोनों के बीच में एक वायर जोड़ देंगे इस प्रकार से। ये जो वायर है, इस वायर का आपसे नाम पूछा गया कि ये जो इस युक्ति को, इस प्रोटेक्शन डिवाइस को बाईपास करने के लिए जो ये तार लगाएगी इसका नाम क्या है। तो इस वायर को हम बोलते हैं भी जंपर वायर। क्या बोलते हैं, जंपर वायर के नाम से ये तार जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्थिंग करने के पश्चात एक वैद्युतिक मशीन के धात्विक भागों का विभव हो जाता है। विभव यानी कि पोटेंशियल, पोटेंशियल को हम V से लिखते हैं, नापा वोल्ट में जाता है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि वोल्टेज क्या हो जाती है, कि इसकी वोल्टेज क्या हो जाएगी। तो इसके लिए भी हमने पढ़े हैं बहुत सारी चीजें कि यदि कोई चीज है, कोई उपकरण है, उसका जो बॉडी है वो यदि धातु की बनी है, किसकी बनी है,
धातु की यदि कोई बॉडी है इसकी, और इसको हम यदि क्या कर दें भी, अर्थ कर दिया जाए, इस प्रकार से इसको हम अर्थ से जोड़ देंगे तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा। तो हमें पता है कि अर्थ का पोटेंशियल या अर्थ का जो वोल्टेज है वो हमेशा क्या माना जाता है, अर्थ का पोटेंशियल यानी कि विभव क्या माना जाता है, जीरो। और जो भी चीज अर्थ के साथ जुड़ जाएगी उसका पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये जो वस्तु है जिसका बॉडी धात्विक है, इसका पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो अर्थ का करने पर जितने भी उपकरण युक्तियां होती हैं उन सबका पोटेंशियल जीरो हो जाता है, तभी हमें आघात झटका नहीं लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 0 या 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध धातु के तापमान में वृद्धि होने पर निम्न में से कौन सा कथन है जो उसके लिए सही बैठेगा। तो इसमें मेन जो चीज है वो है धातु, शुद्ध धातु है, प्योर मेटल है। उसके बाद में तापमान में वृद्धि यानी कि हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो तापमान में वृद्धि होने पर क्या इनमें से सच है वो हमें ढूंढना है। प्रतिरोधकता बढ़ती है यानी कि रजिस्टिविटी बढ़ती है, रजिस्टिविटी यानी कि रो जो है वो क्या होता है अभी, वो बढ़ता है। और वाहकता घटती है, वाहकता को हम एक तरह से विशिष्ट चालकता भी कह सकते हो या चालकता भी कह सकते हो, जिसे हम लिखते हैं भी सिग्मा से। किससे लिखते हैं, सिग्मा। सिग्मा इस प्रकार से, एक सिग्मा बीजगणितीय योग का सिंबल होता है, एक सिग्मा इस प्रकार का होता है, तो इसे हम सिग्मा से लिखते हैं। वाहकता इसे भी कह सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि तापमान में वृद्धि होने पर रो बढ़ेगा तो सिग्मा का मान क्या होगा भी, घटेगा। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो रो है वो बराबर होता है 1 सिग्मा, यानी कि विशिष्ट चालकता विलोम है किसका, विशिष्ट प्रतिरोध का, या विशिष्ट प्रतिरोध विलोम है किसका, विशिष्ट चालकता का। तो बिल्कुल सही है कि प्रतिरोधकता तो बढ़ती है परंतु वाहकता अर्थात विशिष्ट चालकता या चालकता वो है घटती है। दूसरा ऑप्शन प्रतिरोधकता घटती है वाहकता बढ़ती है, नहीं, ये सही नहीं होगा। प्रतिरोधकता व वाहकता दोनों नियत रहती है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। प्रतिरोधक देखो, जब तक आप सारे पांचों के पांचों ऑप्शन पढ़ ना लो तो अपने उत्तर पर जो है वो मेन आपने टिक नहीं लगाना है, क्योंकि प्रश्न बहुत थोड़े घुमा के दिए गए हैं। हो सकता है आपका पहला ऑप्शन सही हो लगे, आपको दूसरा भी सही लगे, लेकिन लास्ट तक हमें चलना पड़ेगा। उसके बाद में प्रतिरोधकता 0 हो जाती है, नहीं, प्रतिरोधकता 0 नहीं होगी। प्रतिरोधकता 0 तापमान कम करने पर या तापमान 0 करने पर होगा, या उससे भी बहुत जो कह सकते हैं अपने की क्रिटिकल टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन पर जाकर ये स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन उसमें भी प्रतिरोधकता 0 होने के चांस बहुत कम है। कुछ धातुओं के पास ये विशेष गुण पाए जाते हैं भी। वाहकता 0 हो जाती है, नहीं जी, ये भी कभी संभव हो नहीं पाएगा। तो हमारा ऑप्शन इसमें छठेगा ए हो जाएगा। प्रतिरोधकता बढ़ती है, वाहकता घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक सिंबल दिया गया, एक चित्र दिया गया है, चित्र में प्रदर्शित युक्ति कौन सी है। तो इस युक्ति को यदि किसी ने देखा होगा तो उसे पता होगा, ये है आपका मेटल डायोड। ये जो युक्ति है, इस युक्ति को हम किस नाम से जानते हैं, मेटल डायोड के नाम से जानते हैं। इसका ऑप्शन ये होगा। वायर बाउंड रेजिस्टेंस नहीं है ये, रेक्टिफायर फ्यूज भी नहीं है, फ्यूज के अलग तरीके के सिंबल होते हैं, अलग तरीके का दिखाई देता है। हुक बोल्ट नहीं है, ये बोल्ट वगैरह आपको नजर आ रहा होगा लेकिन वास्तव में हुकिंग बोल्ट नहीं है, ये एक मेटल रेक्टिफायर है, या कह सकते हो पावर डायोड भी इसका नाम हो सकता है। इसको हम पावर डायोड के नाम से भी जानते हैं, पावर डायोड भी कहा जाता है भी इसे, बहुत जगह काम में आता है। ये ज्यादातर इंडस्ट्रियल क्षेत्र में मिलेगा। थर्मल ओवरलोड रिले भी ये नहीं है, तो मेटल रेक्टिफायर इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिखाए गए चित्र में यदि स्विच एस को ऑन कर दिया जाए, एक स्विच दिया गया है एस, ये रहा, ये स्विच है एस, इसको ऑन कर दिया जाए, अभी नहीं करेंगे, ठहर के देखेंगे। ऑन कर दिया जाए तो लैंप 3 के प्रकाश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर स्विच ऑन कर दें तो इस 3 नंबर लैंप के प्रकाश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए एक इमेजिनेशन थोड़ी सी कर लेते हैं। जब ये स्विच नहीं, जब ये ऑन नहीं है, जब ये यानी कि इसके कॉन्टैक्ट जो है वो दूर दूर है, ये एनो है सॉरी, तो सिर्फ सर्किट में 2 लैंप जुड़े हैं, 2 नंबर और 3 नंबर। तो इस प्रकार से 2 ही लैंप जुड़े हैं और दोनों जो है वो यदि आप ध्यान से देखोगे तो वो सीरीज में है। ये दोनों के दोनों लैंप जो है ये कौन से क्रम में है, ये सीरीज में है भी। अब यदि इस स्विच को ऑन कर देंगे, ये स्विच यदि हम ऑन कर देते हैं इस प्रकार से, तो एक लैंप और है जो पैरेलल में आ जाता है 2 नंबर लैंप के। इस प्रकार से स्विच ऑन करने पर नेक्स्ट कंडीशन जो होगी वो इस प्रकार से हो जाएगी। अब मान लेते हैं कि पहले क्या था, तो पहले एक कंडीशन ले लेते हैं कि ये एक लैंप है ऑन करने से पहले और ये दूसरा लैंप है, इस प्रकार से जुड़े हैं। लैंप को लैंप नहीं मानते हैं, रेजिस्टेंस मान लेते हैं। ये 1 ओम का था मान लेते हैं और ये भी 1 ओम का है मान लेते हैं, ठीक है। मानने में कुछ नहीं जाता, आप 10 ओम चाहो 10 ओम मान सकते हो, लेकिन रिजल्ट वही मिलेगा। तो टोटल रेजिस्टेंस आपका आर जो आया, RT जो आया सॉरी, वो आ गया आपका 2 ओम। कितने ओम, 2 ओम। अब एक और लैंप यदि पैरेलल में आ जाए, जब कब, जब ये स्विच इसके साथ ही जुड़ जाएगा, तो ये नंबर 1 लैंप और नंबर 2 लैंप दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है। अब जहां पर जैसे ही ये लैंप पैरेलल में आ गया तो इसका रेजिस्टेंस भी 1 ओम मान लेते हैं। यहां पर जो लैंप आया इसका भी 1 ओम है, इसका भी 1 ओम, इसका भी 1 ओम। तो ये दोनों जो पैरेलल में लैंप आ चुके हैं, इनका टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल के हिसाब से देखेंगे तो इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा RT 0.5 ओम, ठीक है। अब जो नया डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार से बन जाएगा। इनका टोटल रेजिस्टेंस दोनों लैंपों का यहां लिखेंगे एक लैंप बनाकर, और ये हमारा लैंप 3 नंबर पड़ा ही था,
ये है लैंप 1 प्लस में लैंप 2, दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस। अब की बार इसका रेजिस्टेंस आया 0.5, तो इसका रेजिस्टेंस आया आपका 1, तो टोटल रेजिस्टेंस RT नई कंडीशन में क्या मिला हमें 1.5 ओम। तो रेजिस्टेंस के मान में क्या आई है, अभी कमी आई है। पहले रेजिस्टेंस हमारा ज्यादा था, ये देखिए 2 ओम था, अब रेजिस्टेंस के मान में कमी आई है, 1.5 हो गया। रेजिस्टेंस के मान में कमी आई तो इस सर्किट की करंट क्या होगी, बढ़ेगी। सर्किट की करंट क्या होगी, बढ़ जाएगी। सर्किट की करंट बढ़ने पर लैंप जो है उनका कार्य सिद्धांत ऊष्मीय है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है, तो जो आई स्क्वायर के हिसाब से इसके अंदर से जो हीट जनरेट होगी उसी के हिसाब से ये लाइट देगा। तो जाहिर सी बात है जब करंट का मान इस सर्किट के अंदर जब आई का मान स्विच ऑन करने पर बढ़ जाएगा तो लैंप 3 जो है ये ग्लो भी क्या करेगा, भी ज्यादा करेगा, ये प्रकाश भी हमें ज्यादा देगा। तो प्रकाश बढ़ेगा, ठीक है, प्रकाश घटेगा नहीं जी। प्रकाश अपरिवर्तित रहेगा, नहीं परिवर्तन होंगे। लैंप प्रकाशित नहीं होगा, ऐसा संभव नहीं है क्योंकि लैंप को हमने ओपन नहीं किया, ये भी गलत होगा। इनमें से कोई नहीं तो मतलब ही नहीं है, तो हमें हमारा उत्तर पहले ऑप्शन में मिल गया था, प्रकाश बढ़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्लेट अर्थिंग में प्रयुक्त तांबे की प्लेट की न्यूनतम मोटाई मानकों में क्या है। तो तांबे की प्लेट की थिकनेस पूछी गई है, थिकनेस प्लेट की mm में होगी, वो क्या होगी कॉपर के लिए। तो कॉपर के लिए उसका जो साइज दिया जाता है यदि आपने पढ़ा हो तो 6.5 mm नहीं होता भाई, 10.5 mm भी नहीं होता, 2.25 mm भी नहीं होता, ये होता है 3.15। 3.15, कई इसको 3.5 पढ़ लेते हैं, लेकिन 3.15 mm जो स्टैंडर्ड में दिया गया है। जीआई के लिए साइज है आपका 6.15, कितने mm 6.15, कई इसको 6.5 भी कहते हैं। ये जीआई के लिए है, किसके लिए है, जीआई, क्योंकि जीआई जो प्लेट है उसका जो रेजिस्टेंस है वो कॉपर से काफी ज्यादा है, तो हम ज्यादा मोटाई की प्रयोग करेंगे। ज्यादा मोटाई की प्रयोग करने से क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। लेकिन कॉपर का पूछा गया तो इस आंसर का उत्तर हो जाएगा 3.15 mm। 4.25 mm भी आपका सही नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न में से किस कारक की उपस्थिति के कारण उपस्थित होता है। सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो दिए गए कारकों में किसकी वजह से होता है, इनमें से कौन सा कारक है जिसकी वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है। तो पहला है इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध। पहला कौन सा है, इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध। बिल्कुल, इलेक्ट्रोड हैं जो एनोड कैथोड हैं उनके रेजिस्टेंस के कारण वो अंदर लगे हैं, तो उनका रेजिस्टेंस भी कैलकुलेशन में शामिल होगा इंटरनल रेजिस्टेंस में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट का प्रतिरोध। बिल्कुल, इलेक्ट्रोलाइट भी लिक्विड है, उसके अंदर जो भी चीजें मिली हुई इन सबका प्रतिरोध होता है। हमने पढ़ा है किसी भी चीज का प्रतिरोध शून्य नहीं होता, तो इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध भी है। इलेक्ट्रोड व इलेक्ट्रोलाइट के आपसी संपर्क, इलेक्ट्रोड व इलेक्ट्रोलाइट के आपसी संपर्क से बिल्कुल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस भी होता है। दोनों जब मिलेंगे डिस्टेंस क्या है, थोड़ी देर पहले प्रश्न में बताया, प्लेटों के बीच का दूरी यदि कम ज्यादा हो जाएगी तो रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा, तो बिल्कुल इनके बीच का आपसी संपर्क भी मैटर करता है। फिर डी ऑप्शन पे आए, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सही मतलब ABC तीनों के तीनों बिल्कुल सही है, ये इनमें से कोई नहीं हो नहीं सकता, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी। तो 10वें का आपका डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां कि एडिशन सेल की बॉडी निर्मित की जाती है। एक एडिशन सेल जिसे हम निकिल आयरन सेल भी कहते हैं, इसकी जो बॉडी होती है वो किसकी बनी होती है। तो जस्ते की नहीं होती, जो ड्राई सेल शुष्क सेल है उसकी बॉडी जस्ते की होती है, एडिशन की नहीं होती। कॉपर की नहीं होती जी, डैनियल सेल की कॉपर की होती है। लिथियम सेल की भी जो स्टील की होती है, लेकिन एडिशन सेल के बारे में पूछा है, लिथियम से नहीं होती, ध्यान रखना। निकिल प्लेटेड स्टील की होती है, बिल्कुल निकिल आलेपित स्टील या स्टेनलेस स्टील आपने सुना होगा, उसकी बॉडी होती है ताकि जंग वगैरह ना लगे, तो निकिल प्लेटेड स्टील होती है इसकी। लेड एसिड सेल, सॉरी एडिशन सेल को अपने निकिल आयरन सेल कहते हैं, तो निकिल आयरन की इसकी प्लेट प्रयुक्त की जाती है, ठीक है ना। और पारे की वाष्प से कोई हार्डनेस चीज बन नहीं सकती, तो ये तो बिल्कुल ही गलत उत्तर आपको नजर आ रहा होगा, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां। एक धनात्मक व एक ऋणात्मक आवेश एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। अब इन्हें तब तक एक दूसरे के समीप लाया जाता है जब तक इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर रह जाती है। तो इस स्थिति में इनके मध्य उत्पन्न बल पहले से क्या होगा। तो एक चीज़ ध्यान से देखिएगा कि जो डिस्टेंस है आपका, पहले था ये 4 सेंटीमीटर, पहले कितना था ये 4 सेंटीमीटर, और अब जो डिस्टेंस है वो कर दिया गया है अभी 1 सेंटीमीटर, यानी कि उन दोनों को समीप ले आए। एक चार्ज यहाँ था, एक चार्ज यहाँ था, और इनके बीच में जो डिस्टेंस था वो था आपका 4 सेंटीमीटर का, और अब एक चार्ज को यहाँ ले आए हैं और दूसरे चार्ज को उसके बिल्कुल समीप ले आए हैं और डिस्टेंस कर दिया उनके बीच में 1 सेंटीमीटर का। तो ये जो 1 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस किया गया है और पहले का जो डिस्टेंस था उसमें कितने गुना का डिफरेंस है, 4 गुना का। ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि पहले दूरी ज़्यादा थी और अब दूरी कम कर दी, कितने गुना कम कर दी, 4 गुना कम कर दी। अब यदि आपको कूलाम का नियम पता हो तो उसके अंदर हमें पता है कि कूलाम के नियम के अनुसार जो फोर्स जनरेट होता है, जो फोर्स जो F है, ये इक्वल बराबर होता है, सीधे शब्दों में यदि लिखा जाए तो 1/d² के, 1/d² के जो फोर्स है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सॉरी, बराबर का निशान नहीं आएगा यहाँ पर,
अनुपातिक निशान आ जाएगा। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डी स्क्वायर के। अब दूरी जो है वो 4 गुना कम कर दी, तो दूरी 4 गुना कम कर दी है, इसका मतलब दूरी कर देगी आपकी 1/1 में 4 गुना कम को हम 1/4 लिख सकते हैं अभी इस प्रकार से। और अब इस समय इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, इसका आएगा आपका होल स्क्वायर, तो यहाँ इसकी पूरे की पावर 2 हो जाएगी। अब ये जो 1/4 है इसका पूरे का पूरा होल स्क्वायर यदि हम करें तो ये हो जाएगा 1/4 की जो होल स्क्वायर होती है वो कितनी होती है अभी, वो होती है 16, ठीक है। अब ये 16 जो है ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ इस जगह आ जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या, जो F बचा, जो फोर्स बचा वो F इक्वल हो जाएगा किसके भी 16 की। F जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके 16 यानी कि 16 के। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो फोर्स जो है वो पहले से आपका 16 गुना क्या हो गया, अभी बढ़ गया। जो फोर्स है पहले से 16 गुना क्या हो गया, बढ़ गया, अधिक हो गया। पहले यदि 1 था तो अभी ये 16 हो गया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप कर सकते हो। तो ये था आपका 12वां प्रश्न। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक स्थान पर विभव का मान समान हो, तो पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान क्या होगा। तो एक ऐसा पृष्ठ ले लेते हैं, ये रहा आपका कोई भी पृष्ठ या सरफेस जिसे हम पृष्ठ कहते हैं। प्रत्येक स्थान पर विभव का मान समान है। किसी भी जगह पर वोल्टेज देखेंगे, यहां भी वोल्टेज भी है, यहां भी वोल्टेज भी, यहां भी वोल्टेज भी, यहां भी, हर जगह वोल्टेज भी है, यानी कि वोल्टेज समान है। तो पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान क्या होगा। दो बिंदु, अब इसके अंदर दो बिंदु इंडिकेट कर लेते हैं। मैं यहां नया पृष्ठ बना देता हूं, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं इसे। ये देखिए, ये एक पृष्ठ है और यहां पर एक पॉइंट ये लिया हमने और एक पॉइंट हमने ये लिया। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच में आपसे पूछा गया है जी विभवांतर, यानी कि V की वैल्यू क्या होगी। तो पहले क्या कहा गया कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक स्थान पर विभव का मान, विभव वोल्टेज का मान, विभव का मान क्या है, समान है। अगर यहां 5 वोल्ट है तो यहां भी 5 वोल्ट का ही विभव है। यहां यदि पॉजिटिव विभव है तो यहां भी पॉजिटिव ही विभव है। और जब दोनों विभव समान है और दोनों की जो उनकी स्थिति है, जो उनका चार्ज है, यदि उनकी डायरेक्शन भी सेम रहेगी तो हमें पता है कि कोई करंट फ्लो नहीं होती है। तो विभवांतर का मान क्या होगा, जब करंट फ्लो ही नहीं हो रही। तो यहां पे 5 वोल्ट है, यहां भी 5 वोल्ट है, तो वोल्टेज इधर भी प्लस की, इधर भी प्लस की, तो इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगी। आई का मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। जब आई का मान 0 रहेगा तो ओम के नियम से V जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आई के, तो वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा B, 0 वोल्ट। तो ये था आपका क्वेश्चन। 1 वोल्ट नहीं होगा, अनंत नहीं होगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं कर सकते, ओम के नियम से कर सकते हैं। परिवर्तित होता रहता है, नहीं जी, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आपने जैसे प्रश्न दिया उसके हिसाब से डायग्राम बनाइए और करने का प्रयास कीजिए। सवाल बहुत ही आसान है, लगते हैं आपको मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्ण चार्ज स्थिति में एक लेड एसिड सेल के धनात्मक व ऋणात्मक प्लेटों की सक्रिय पदार्थ क्या होंगे। पूर्ण चार्ज, फुल चार्ज, जब एक लेड एसिड बैटरी होती है तो उसकी जो पॉजिटिव प्लेट है वो बन जाती है PbO2, यानी कि लेड पर ऑक्साइड की। किसकी बन जाती है, लेड पर ऑक्साइड की। और जो नेगेटिव प्लेट है वो बनती है स्पंजी लेड, जिसको आप लिखते हो Pb से, या प्योर लेड भी कह सकते हो। तो PbO2 और Pb यानी कि लेड पर ऑक्साइड और स्पंजी लेड। तो देखते हैं, लेड एंड लेड पर ऑक्साइड, लेड एंड लेड पर ऑक्साइड, ठीक है। तो देखो, लेड भी है, लेड पर ऑक्साइड भी है, सही लग रहा है। लेकिन आपसे पूछा क्या गया, सबसे पहले आपको पॉजिटिव प्लेट बतानी है। कौन सी प्लेट, धनात्मक व ऋणात्मक प्लेटों का पूछा गया आपसे ये नहीं पूछा ऋणात्मक व धनात्मक बताइए, आपको धनात्मक व ऋणात्मक का पूछा है। तो लेड तो नेगेटिव का है, तो ये ऑप्शन आपका सही होते हुए भी सही नहीं है, क्योंकि प्रश्न में थोड़ा सा घुमा के दिया मैंने। लेड सल्फेट एंड लेड, नहीं जी, लेड सल्फेट नहीं होता। लेड सल्फेट की तो दोनों प्लेटें डिस्चार्ज अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। लेड पर ऑक्साइड एंड लेड, बिल्कुल लेड पर ऑक्साइड, PbO2 ये रहा हमारा, और Pb यानी कि लेड ये रहा। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो प्रश्न के अनुसार सही हो जाएगा। लेड ऑक्साइड एंड लेड सल्फेट, नहीं जी, ये नहीं है, नॉन ऑफ अबव हो नहीं सकता, क्योंकि हमें हमारा उत्तर मिल गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर होगा सी, यानी कि लेड पेरोक्साइड एंड लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां, किस प्रकार का प्रतिरोधक एक नॉन लीनियर प्रतिरोधक कहलाता है। कहलात लिखा हुआ है, इसको कहलाता करना पड़ेगा, कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो कौन सा नॉन लीनियर रेजिस्टेंस वो होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस वैल्यू है जो वो रेखीय क्रम में परिवर्तित नहीं होती। इसको हम ग्राफिकल डायग्राम से समझ सकते हैं। लीनियर रेजिस्टेंस जो है उनका रेजिस्टेंस वैल्यू एक सीधी रेखा के रूप में चेंज होता है। जो नॉन लीनियर रेजिस्टेंस होते हैं उनके रेजिस्टेंस वैल्यू में चेंजिंग जो होती है वो थोड़ी अलग तरीके से आती है। तो इस प्रकार से, तो जो ओम के नियम का पालन करते हैं
उन्हें हम लीनियर कह सकते हैं, जो नहीं करते उन्हें हम नॉन लीनियर कहते हैं। तो ये भी आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रीसेट व ट्रिम पॉट है, ये एक लीनियर रेजिस्टेंस है, तो ये आपका सही नहीं होगा। ट्रिम पॉट भी आपका लीनियर में आता है, रियोस्टेट भी आपका लीनियर में आता है, मेटल ऑक्साइड भी आपका लीनियर में आता है। वेरिस्टर वोल्टेज डिपेंडिंग रजिस्टर, जिसे आप VDR के नाम से जानते हो, ये एक नॉन लीनियर रेजिस्टेंस है, ये ओम के नियम का पालन नहीं करता है। तो VDR यानी कि ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वेरिस्टर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When the load resistance equal the cell resistance, which of the following will be maximum? तो when the load resistance, जब भार प्रतिरोध, लोड रेजिस्टेंस यानी कि भार प्रतिरोध इक्वल मतलब बराबर हो जाएगा किसके रेजिस्टेंस के? सेल के प्रतिरोध के। तो इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि लोड रेजिस्टेंस, ये लोड रेजिस्टेंस को यदि मैं लिखूं RL से, और ये इक्वल कर दिया गया है किसके साथ भी? ये कर दिया गया है इंटरनल रेजिस्टेंस या सेल के रेजिस्टेंस R के बराबर कर दिया जाए, तो क्या इनमें से घटित होगा? तो एक नियम है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का नियम है कि जब भी किसी स्रोत के प्रतिरोध का मान उसके सिरों पर भार के प्रतिरोध के मान के तुल्य या बराबर हो जाता है, लोड प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध के बराबर हो जाता है, तो उस समय उसके अंदर से मैक्सिमम जो है वो पावर ट्रांसफर होती है। तो अधिकतम शक्ति हमें प्राप्त होती है कब? जब RL बराबर हो जाए R के, यानी कि भार प्रतिरोध का मान बराबर हो जाए लोड प्रतिरोध के। तो पावर इन द लोड रेजिस्टेंस, तो मैक्सिमम क्या होगा? सबसे ज्यादा क्या मिलती है हमें? मैक्सिमम पावर मिलती है, तो पावर का मान बढ़ जाता है। यह है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। एफिशिएंसी सबसे कम मिलती है या बहुत कम हो जाती है इस कंडीशन के अंदर, ध्यान रखिएगा, जब RL बराबर R हो जाएगा। वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस, नहीं जी ये गलत है, नहीं होगा। बोथ A एंड B, ये भी सही नहीं होगा। हमें हमारा उत्तर पहले ही मिल चुका है वैसे, लेकिन लास्ट तक आना पड़ेगा हमें। करंट भी सही नहीं होगा। पावर जो है वो मैक्सिमम तक चली जाती है, सबसे ज्यादा पावर हमें इस कंडीशन में प्राप्त होती है, इस बात का ध्यान रखना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फेटेड बैटरी को उच्च धारा दर पर चार्ज करने के क्या परिणाम होंगे? बैटरी है सल्फेटेड, सल्फेटेड बैटरी का मतलब है एक बैटरी लेड एसिड है या कोई भी है, उसके अंदर सल्फेशन दोष हो गया। सल्फेशन दोष क्या होता है? उसकी जो प्लेटें हैं वो कड़ी यानी कि कठोर हो जाती है। प्लेटें कठोर होने का कारण क्या है? लंबे समय तक आपने उसको यूज में नहीं लाए हो, तो इसका सब चीजें हमें पता है, लेकिन प्रश्न वो नहीं है जो आपको पता है, प्रश्न कुछ अलग है। सल्फेटेड बैटरी को उच्च धारा दर पर चार्ज करने पर क्या होगा? हमने ये पढ़ा है कि सल्फेटेड बैटरी को ठीक करने के लिए आप निम्न धारा, कौन सी चार्जिंग, एक विधि है, नाम है उसका ट्रिकल चार्जिंग। कौन सी चार्जिंग? ठीक करने के लिए ट्रिकल चार्जिंग। कईयों के दिमाग में यही चलता होगा, ट्रिकल चार्जिंग से सही करते हैं। ट्रिकल चार्जिंग कम धारा दर पर चार्ज करने की विधि है। ट्रिकल चार्जिंग में जब चार्जिंग करंट है वो बहुत ही क्या रहती है, भी कम रहती है। अब हम ज्यादा धारा पर एक सल्फेटेड बैटरी को चार्ज करें तो क्या होगा? तो देखते हैं, ऑप्शन पता लग जाएगा। अत्यधिक गैसों के कारण इलेक्ट्रोलाइट का उबलना, बिल्कुल आप बहुत ज्यादा धारा दोगे तो हीट बहुत ज्यादा जनरेट होगी और इलेक्ट्रोलाइट बॉयल होने लगेगा, तो ये भी सही है। प्लेटों का बैंड हो जाना, बहुत ज्यादा आपकी हार्ड प्लेटें हैं और आप उसको करंट दे रहे हो तो वो उतनी करंट को सहन नहीं कर पाएंगी, ओवर हीटिंग की वजह से वो बैंड हो जाएगी, बकलिंग दोष आपका उत्पन्न हो जाएगा। पृथक कार्यों का भंजित हो जाना, हमें पता है कि प्लेट एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव, तो इनके बीच में हम एक पृथककारी यानी कि एक सेपरेटर लगाते हैं जो दोनों प्लेटों को टकराने से रोकता है। ज्यादा हीट गर्म होने से भी अचालक है तो अचालक जो है तापमान से प्रभावित होते हैं, तो ये भंजित यानी कि ये खराब हो जाएगा। सेल के कप कवर को नुकसान, बिल्कुल सेल जो है लगभग बॉडी जो है वो आपकी पीवीसी या इसी प्रकार के किसी कुछ अचालक पदार्थ की बनी होती है, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी बॉडी जो है वो डैमेज हो सकती है। अभी तो सेल का कप कवर या बॉडी उसकी डैमेज हो सकती है, तो उपरोक्त सभी आपका उत्तर सही हो जाएगा क्योंकि बाकी सारे के सारे ऑप्शन अपने सही हैं। तो सल्फेटेड बैटरी को उस धारा दर पर चार्ज करने पर क्या परिणाम होंगे? तो अत्यधिक गैसों के कारण इलेक्ट्रोलाइट उबल जाएगा, प्लेटें टेढ़ी हो जाएंगी, बैंड हो जाएंगी, पृथककारी यानी कि सेपरेटर खराब हो जाएंगे और कप कवर को भी नुकसान होगा। उपरोक्त सभी इसका उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रिक पंच का कौन होता है? तो नेक्स्ट है प्रिक पंच। प्रिक पंच बहुत तरीके के होते हैं, अभी सेंटर पंच होता है, प्रिक पंच होता है, और भी बहुत तरीके के पंच आपके पाए जाते हैं। प्रिक पंच का जो एंगल पूछा गया है वो कितना होता है? तो आईटीआई की बुक्स के अंदर अप्रोक्सीमेट प्रिक पंच का जो एंगल है इस प्रकार से दिखाया गया जी, ये है प्रिक पंच का एंगल, इस प्रकार से आपका प्रिक पंच मान लेते हैं, ये रहा। तो यहां ये प्रिक पंच है, मैं छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। ये जो एंगल है उसका, ये एंगल आपके लगभग किताबों के अंदर दे रखा है 45 डिग्री। कितने डिग्री? 45। लेकिन मैंने जो ऑप्शन दिए उनमें 45 नहीं है, क्योंकि प्रिक पंच अलग अलग एंगल, अलग अलग कार्यों पर अलग अलग तरीके वाले एंगल वाले प्रयुक्त होते हैं। तो प्रिक पंच का जो एंगल होता है वो होता है 30 डिग्री से लेके मैक्सिमम 60 डिग्री तक, 30 से 60 के बीच में रखेंगे। यानी कि इसको ज्यादा ना तो पतला रखना है ना ही ज्यादा मोटा। यदि हम 10 डिग्री एंगल कर देंगे तो बिल्कुल वो पिन टाइप एकदम सुई के जितना नुकीला हो जाएगा इस तरीके से, तो नुकीला तो होल वगैरह निकल जाएंगे, मार्किंग नहीं हो पाएगी इससे। तो 30 से 60 डिग्री आपका एंगल रखा जाता है प्रिक पंच का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के हथौड़े का प्रयोग रिविट को शैक पर फैलाने के लिए किया जाता है? सभी को पता है रिविट किस प्रकार की होती है। रिविट का एक इस प्रकार से हेड होगा और यहां रिविट के नीचे बॉटम जिसके हम
शैक भी कहते हैं, इस प्रकार से होगा। अब ये हिस्सा तो फैला ही हुआ होता है, इस हिस्से को हम हथौड़ा मार के फैलाते हैं। तो इस हिस्से को फैलाने के लिए कौन सा हैमर काम में लाता है, तो हथौड़ा हमें देखना है। तो इसके लिए जो हैमर काम में आता है वो सबसे बढ़िया होता है बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर का जो हेड है वो एकदम गोल होता है और किसी भी चीज को फैलाने और अच्छी तरह से एक समान रूप से फैलाने के लिए इसी बॉल पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। क्रॉस पिन नहीं करते, स्ट्रेट पिन भी नहीं करते। मैलेट लकड़ी का है, चद्रों वगैरह को सीधा करने के लिए काम में आता है। तो इनमें से कोई हो नहीं सकता क्योंकि हमारा ऑप्शन ए में मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कूलाम प्रति सेकंड किस राशि की इकाई है? कूलाम प्रति सेकंड किस राशि की इकाई है? तो इसको सॉल्व कर लो, बहुत आसान है। कूलाम यानी कि क्यू, प्रति सेकंड यानी कि एस, ऐसे लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। क्यू बराबर एक फॉर्मूला है, क्यू बराबर होता है आई इंटू टी, धारा इंटू समय, और बटा में सेकंड किसका है? समय का। तो टी लिख सकते हैं, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया? धारा। तो कूलाम प्रति सेकंड जो इकाई है वो धारा की है, तो ऑप्शन में धारा देख लीजिए। विद्युत वाहक बल, प्रेरकत्व, परमेबिलिटी, शक्ति, तो ये इकाई है किसकी भी? धारा की। तो जब भी इस तरह के प्रश्न आए आपको लिख लेना है कूलाम क्या है, उसका फॉर्मूला यदि आपको याद होगा तो आसानी से आप कर लोगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21वां। 1 किलोवाट आवर में कितने कैलोरी होते हैं? तो 1 किलोवाट आवर के अंदर आपसे पूछे गए हैं कैलोरी। तो देखते हैं, हमें पता है कि 1 किलोवाट के WH ये इक्वल होता है 1000 यानी कि किलो इंटू 3600 जूल के। समझ गए? 3600 यानी कि मैंने सेकंड ले लिया 1 घंटे में, ये है किलो, ये है हावर। 1 घंटे में सेकंड कितने हैं? 3600। तो हमने 1000 इंटू 3600 लिया, तो ये टोटल हो गया आपका 3 6 के आगे 1 2 3 4 5 जूल के। तो 1 किलोवाट आवर में 3,60,000 जूल होते हैं भी, सॉरी 36 लाख जूल होते हैं। कितने जूल होते हैं? 36 लाख जूल होते हैं। तो 36 लाख जूल होते हैं और हमें जो आंसर दिया गया है वो दिया गया आपका कैलोरी में। किसमें? किलो कैलोरी में, सॉरी आपका आंसर है किलो कैलोरी के अंदर। तो इस जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 किलो कैलोरी जो है, CL लिखता हूं मैं इसको, ये बराबर होता है 4180 जूल के। तो 1 किलो जो कैलोरी है वो 4180 जूल के इक्वल होता है। तो हमारे पास जूल हैं 36 लाख। 36 लाख जूल को यदि आपने कैलोरी में बदलना है तो हम इसमें डिवाइड कर देंगे, ये लो 36 लाख, ठीक है, बटा में 4180, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। और जब 3,60,000 में 418 का आप भाग लगाओगे, इसको जब कैलकुलेट करके सॉल्व करोगे तो आपका उत्तर अप्रोक्सीमेट आएगा 861 किलो कैलोरी। तो 861 किलो कैलोरी आपका इसका उत्तर सही होगा भी। नेक्स्ट देखते हैं, एक ड्राई सेल के लीक होने का क्या कारण है? एक शुष्क सेल है वो लीक हो रहा है, तो लीक होने का कारण क्या है? लीक होने का कारण उसका बाहरी आवरण, एक सेल है इस प्रकार से बना हुआ है, इसका बाहरी आवरण यदि ये बॉडी कहीं से खराब हो जाएगी तब वो लीक होता है। तो कार्बन इलेक्ट्रोड का भंग होना, कार्बन इलेक्ट्रोड तो सेल के सेंटर में है, सेंटर में यदि ये टूट भी गया तो लीकेज नहीं होगा भी, ये कैंसिल हो जाएगा। जस्ते का इलेक्ट्रोड, बिल्कुल बॉडी सारी की सारी जो बनी है वो किसकी बनी है? भी जस्ते की बनी है, तो सारी की सारी बॉडी इसकी जस्ते की। यदि जस्ते की बॉडी क्रैकिंग आ गई तो जाहिर सी बात है लीक हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही लग रहा है, ठीक है। पीओपी के कारण नहीं जी, पीओपी तो जोड़ कर रखने का काम करती है, नहीं। मैग्नेट डाइऑक्साइड के कारण नहीं, ये डिपोलराइजर है, इससे भी जी नहीं। लेकिन बॉडी अगर बाहर से टूट गई है, उत्तर हमें मिल चुका है वैसे, लेकिन हम लास्ट ऑप्शन तक जाएंगे। तो मैग्नेट डाइऑक्साइड के कारण भी नहीं होता, कम ईएमएफ के कारण मतलब ही नहीं है इस चीज का, तो हमें हमारा उत्तर मिल गया बी। तो 22वें का आएगा जस्ते का इलेक्ट्रोड भंग होना, यानी कि उसकी बॉडी का क्रैक हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, एक ऐसा यंत्र इसमें से ढूंढना है जो वैद्युतिक ऊर्जा को कन्वर्ट कर देता है यांत्रिक ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में। तो अल्टरनेटर नहीं, अल्टरनेटर बदलता है मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, ठीक है ना, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में। डायनेमो भी मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, डीसी जनरेटर भी मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में। फोटोसेल बदलता है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में। और एसी मोटर, मोटर वो उपकरण है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, यानी कि वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। हमारा ऑप्शन ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधि द्वारा एक द्वितीयक सेल को तुरंत आवेशित किया जाता है? ये तुरंत लिखा हुआ है, इसको तुरंत समझा जाएगा भी, ध्यान रखना, टाइपिंग मिस्टेक यहां भी है। किस विधि द्वारा एक द्वितीयक सेल को तुरंत आवेशित किया जा सकता है? तो तुरंत आवेशित करने के लिए ज्यादा धारा पर कम समय में चार्ज करने की एक विधि होती है, उसको बोलते हैं बूस्ट चार्जिंग। क्या बोलते हैं? बूस्ट। अब कहीं ऑप्शन में त्वरित आवेशन हिंदी में तो नहीं लिखा, उसको भी चेक कर लेना भी एक बार। टिकल चार्जिंग नहीं, ये हमारे काम में नहीं आती, तो सल्फेटेड के लिए काम में आती है। नियत धारा नहीं, ये तो नॉर्मल करंट चार्जिंग विधि है। नियत वोल्टेज चार्जिंग विधि भी नॉर्मल ही है, और प्रोक्स भी हो नहीं सकता क्योंकि बी बूस्ट चार्जिंग इसका सही है, ज्यादा धारा कम समय में।
नेक्स्ट है, किस राशि का मान बढ़ने पर विद्युत जनित ऊष्मा में सर्वाधिक वृद्धि होगी? किस चीज का मान बढ़ेगा? तो ऊष्मा, हीट जो इलेक्ट्रिकल जनरेट होती है एच जूल के नियम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आई स्क्वायर आर टी के। तो इनमें से जो सबसे ज्यादा रिलेशन ऊष्मा का देखा जाए, हीट का देखा जाए, तो वो धारा के साथ है, क्योंकि ऊष्मा जो है वो धारा के वर्ग के समानुपात का संबंध रखती है। तो सबसे ज्यादा ऊष्मा तब जनरेट होगी जब आप करंट को बढ़ाएंगे, करंट बढ़ाएंगे उसके स्क्वायर के हिसाब से हीट बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस से भी बढ़ेगी, लेकिन सबसे ज्यादा प्रश्न देखो, किस राशि का मान बढ़ाने पर वैद्युत जनित ऊष्मा में सर्वाधिक वृद्धि? सर्वाधिक वृद्धि एक ही राशि धारा को, क्योंकि आई स्क्वायर पे डिपेंडेबल है, समय नहीं है, समय पे डिपेंडेबल है लेकिन सबसे ज्यादा नहीं। तीनों की तुलना की जाए तो धारा से सबसे ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी यदि धारा बढ़ाई जाए तो। वोल्टेज नहीं है, इनमें से कोई नहीं हो नहीं सकता, आंसर ये सही है। नेक्स्ट है, पीला लाल हरा सुनहरी चांदनी। पीला लाल हरा सुनहरी चांदनी अंकित एक प्रतिरोधक का मान निम्न में से क्या होगा? तो पीला, अगर आपने कलर कोडिंग यदि ढंग से पढ़ी है तो आपको पता होगा, पीले की वैल्यू होती है पहली पट्टी के अंदर 4, लाल की पहली पट्टी में वैल्यू होती है 2, हरे की देखो सबसे पहले तो ये देखिए 5 बैंड रेजिस्टेंस है। ये कितने बैंड है? 5 बैंड, 1 2 3 4 5 पट्टी वाला प्रतिरोध है। तो पहली पट्टी में पीले का देखेंगे 4 आ गया, दूसरी पट्टी में लाल की वैल्यू 2 होती है, फिर हरा, तीसरी पट्टी के अंदर ग्रीन देखेंगे तो ये आएगा 5। उसके बाद में आ गया सुनहरी। क्या आया? सुनहरी। सुनहरी की वैल्यू मल्टीप्लायर है वो चौथी पट्टी के अंदर, फोर्थ बैंड के अंदर आपका होता है 0.1। तो 425 इंटू 0.1 करेंगे, यानी कि 425 को गुणा 0.1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 42.5 ओम। और प्लस माइनस अब टॉलरेंस लिख लेते हैं, चांदनी की टॉलरेंस होती है प्लस माइनस 10%। तो ये ऑप्शन में देख लीजिए कहां है, 42.5 ओम प्लस माइनस 10%। तो 42.5 ओम प्लस माइनस 10%, सी आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा 26वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। निकिल आयरन सेल की ऋणात्मक प्लेट निर्मित होती है। तो निकिल आयरन सेल की जो नेगेटिव प्लेट है वो आयरन की ही होती है। निकिल की पॉजिटिव है तो आयरन की नेगेटिव प्लेट। तो नेगेटिव प्लेट जो होती है वो किसकी बनती है? भी आयरन हाइड्रेट की या आयरन की कह सकते हैं। इसमें होल भी होते हैं, छोटे छोटे पढ़ा होगा आपने। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसका इलेक्ट्रोलाइट है, लिथियम हाइड्रेट भी इलेक्ट्रोलाइट है। निकिल ऑक्साइड किसकी पॉजिटिव प्लेट होती है, और रेड लेड मतलब ही नहीं है क्योंकि लेड एसिड सेल नहीं है, भी निकिल आयरन है। तो आयरन हाइड्रेट से बनी होती है इसकी नेगेटिव प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की केबलों का अनुरक्षण सबसे कठिन है? अनुरक्षण मतलब देखभाल करना, किस केबल की सबसे कठिन है? तो देखते हैं PILCDT, ये है पेपर इंसुलेटेड लेड कवर्ड डबल टेप्ड आर्मर्ड। इसको पहले तो बात है इंसुलेशन की, मेंटेनेंस की आवश्यकता ही नहीं होती क्योंकि खुद बनाते समय इतनी सिक्योर, इतनी मजबूत है। डबल टेपिंग है आर्मरिंग के इसमें, तो ये बहुत मजबूत है, इसको अनुरक्षण की जरूरत ही नहीं होती। पेपर इंसुलेटेड लेड कवर्ड, बिल्कुल इसको जरूरत होती है। लेड कवर्ड होने की वजह से इसको अर्थिंग की जरूरत होती है, थोड़ा अनुरक्षण भी करना पड़ता है, लेकिन अभी और भी बाकी है, उस पर देखते हैं। फिर है OFGP। OFGP मतलब ऑयल फील्ड गैस प्रेशर। ये एक ऐसी केबल है जिसको जब ज्वाइंट करते हैं तो उस ज्वाइंट की प्रॉपर सीलिंग की जाती है ऑयल से और प्रेशराइज्ड गैस से। ऑयल आपका ट्रांसफार्मर ऑयल जैसा ही कोई अचालक ऑयल होगा जो इंसुलेशन बहुत बढ़िया प्रदान करे, वो इसके अंदर भर के सीलिंग की जाती है। और गैस का प्रेशर, अचालक गैस अप्रोक्सीमेट जो गैस होती है वो आपकी SF6 जो गैस है उससे प्रेशराइज करके इसको बंद किया जाता है। यदि आप देखोगे इसको यूट्यूब पे तो आपको ज्वाइंट फिलिंग इसकी मिल जाएगी। तो सबसे मुश्किल जो है वो आपका ऑयल फील्ड गैस प्रेशर की मेंटेनेंस करना है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन सही होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विद्युत के नियम 1956 में किस अनुभाग के अंतर्गत अर्थिंग संबंधित नियम बताए गए हैं? तो बहुत सारे सेक्शन दिए गए हैं आपके भारतीय विद्युत के नियम में। तो जो अर्थिंग का सेक्शन है, ये प्रश्न आपके आधुनिक समय में पेपरों में आ रहे हैं कि कौन से संबंधित नियम किस सेक्शन से, थोड़े बहुत आपको याद भी रखने पड़ेंगे। तो सेक्शन 90 जो है, सेक्शन 90 जो है, अनुच्छेद 90 जो है वो हमें अर्थिंग के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है भी? ये अर्थिंग संबंधित नियम है उसके बारे में हमें बताता है अनुच्छेद 90। तो इस चीज को थोड़ा याद रख लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, एक वैद्युतिक अधिष्ठापन में विभिन्न रंगों के लघु परिपथ भंजक प्रयोग किए जाते हैं। अधिष्ठापन मतलब वायरिंग फिटिंग वगैरह है, उसके अंदर अलग अलग रंगों के लघु परिपथ भंजक यानी कि अलग अलग MCB, इसको MCB कहते हैं इंग्लिश में, प्रयुक्त की जाती है। इनमें से नीले रंग की घुंडी यानी कि नोब, नीले रंग की नोब वाले जो हैं परिपथ भंजक किस प्रकार के भार से संयोजित होंगे? तो MCB की यदि बात की जाए कलर कोडिंग की, तो ये लाल रंग की नोब में भी मिलती है, ये काले रंग की नोब में भी मिलती है, ये नीले रंग की नोब में भी मिलती है, ये हरे रंग की नोब में भी मिलती है। तो 4 तरह की नोब इसके अंदर कॉमनली पाई जाती है। तो जो नीले रंग की नोब आपसे पूछी गई है ये आती है काम में AC सर्किट के अंदर या AC मोटर सर्किट के अंदर, लाल रंग की आइसोलेटर के रूप में, काले रंग की DC के अंदर, हरे रंग की आपकी लाइटनिंग सर्किट में। तो नीला पूछा है तो ऑप्शन देखते हैं। सभी प्रकार के प्रकाशीय भार पर नहीं, इस पे हरे रंग की होती है। सभी प्रकार के मोटर भार पर, सभी प्रकार के मोटर भार, बिल्कुल मोटर भारों पर इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एक नाम जरूर आना चाहिए AC, वो इस क्वेश्चन में मिसिंग है, लेकिन हो सकता है पेपर वाला भी आपको इसी प्रकार से प्रदान करे। सभी प्रकार के उच्च प्रेरणिक भार पर नहीं जी, उच्च प्रेरणिक भार का जो है उसमें D टाइप की MCB काम में आती है। ये
रंग कलर कोडिंग मैच नहीं करता। उसके बाद में है मुख्य आपूर्ति कुंजी के रूप में, नहीं, मेन आपूर्ति आइसोलेटर लाल कलर का होता है। वे भार जो अति निम्न धारा पर कार्य करते हैं, ऐसा कोई इसके अंदर ऑप्शन दिया नहीं हुआ है। तो सभी प्रकार के मोटर भार में भी यदि जो परफेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका कौन सा होगा, एसी मोटर या एसी सर्किट आप इसके अंदर जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोटर भारों पर किस प्रकार का एमसीबी नोब वाली काम में आएगी, तो नीले रंग के नोब वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। 50 वाट का एक लैंप है, 20 सेकंड में कितनी ऊर्जा की खपत करेगा। तो 50 वाट का लैंप है, वो कितनी ऊर्जा की खपत करेगा देख लेते हैं। ऊर्जा एनर्जी E इक्वल होता है P इंटू टी के, ठीक है। हमारे पास P है कितना भी 50 और इक्वल टू टाइम है हमारे पास 20 सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी ऊर्जा आ गई 1000 जूल या वाट सेकंड, यही कह सकते हैं, ठीक है ना। तो 1000 जूल या वाट सेकंड, तो हमारा ऑप्शन ए आ गया। हमने यहां पे टिक लगा दिया, बाकी ऑप्शन हमने देखे नहीं। अब यदि 1000 जूल या वाट सेकंड को हम बाकी ऑप्शनों से कंपेयर करें तो क्या 1 किलो वाट सेकंड, इसका उत्तर सही नहीं है। 1000 को हम क्या 1 किलो नहीं लिख सकते, क्या इसको 1 किलो नहीं लिख सकते, क्या बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1 किलो वाट सेकंड भी सही होगा। 0.28 kWh किलोवाट घंटा नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। यदि 1000 वाट सेकंड को kWh में बदलना है तो आप इसको भाग लगा दोगे, किससे, 3600 से। किससे लगाओगे, 3600 से। 2 0 से 2 0 ये कट जाएगी इस प्रकार से, ठीक है ना। अब यहां पर किया तो ये 10 से गया आपका, ये बच गया 1/3.6। तो 1 में 3.6 का यदि आप भाग लगाओगे तो आपका उत्तर आएगा 0.28 समथिंग करके, यानी कि पॉइंट हटा के ऊपर 0, 10/36 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो 0.28 आपका ये कन्वर्ट हो गया किसमें, kWh में। तो यह भी उत्तर आपका सही है, ठीक है ना। तो ए व बी दोनों, बिल्कुल ए व बी दोनों भी सही आ रहे हैं। इसका मतलब सारे के सारे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सही है। एक ऑप्शन पे यदि आपने टिक गए हो तो गड़बड़ कर दोगे। ध्यान रखना, प्रश्न में बहुत अलग तरीके से हैं, जितना आराम से आप सोचते हो उतने आराम से उत्तर आ तो जाएंगे, लेकिन ऑप्शन जरूर चेक करना सारे के सारे। तो ये सारा जो इसके ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है अभी। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल समकक्ष, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जिसको आप ECE कहते हो, आमतौर पर इसमें व्यक्त किया जाता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की जो यूनिट होती है वो होती है, आपने पढ़ी होगी, ग्राम पर कुलाम, ग्राम प्रति कुलाम। लेकिन यहां पर क्या है कि जो ग्राम है वो नहीं है, तो मैंने दिया mg, क्या दिया, mg, मिलीग्राम। मिलीग्राम पर कुलाम भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां द्रव्यमान होना चाहिए, यहां आवेश होना चाहिए। तो मेन तो है ये, इसकी इकाई जो है वो द्रव्यमान बटा में आवेश। तो द्रव्यमान बटा में आवेश, तो देखते हैं द्रव्यमान बटा में आवेश। कुलाम पर केवीए, नहीं जी, ये तो गलत हो गया। मिलीग्राम पर वोल्ट, नहीं, वोल्ट नहीं आएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत हो गया आपका। मिलीग्राम पर कुलाम, बिल्कुल ये सी हमारा ऑप्शन जो है वो सही है। मिलीग्राम पर किलोवाट, नहीं, वाट नहीं, हमें जो है वो आवेश चाहिए, चार्ज चाहिए, पावर नहीं चाहिए, तो ये गलत है। इनमें से कोई नहीं गलत, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां। एक 3 पिन प्लग में, जो 3 पिन का जो प्लग होता है उसके अंदर क्या चीज है, तो देखते हैं। एक 3 पिन प्लग में तीनों पिन समान साइज की होती है, नहीं, 2 पिन समान साइज की होती है, एक बड़ी, ये हम सभी को पता है। 2 पिन समान साइज की होगी, वह एक उनसे कम मोटाई की, कम मोटाई की नहीं होगी जी, वो अधिक मोटाई की होगी। तो ऑप्शन बी भी आपका गलत है। 2 पिन समान साइज की, ठीक है, वह उनमें से एक अधिक मोटाई की, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन आपका सही। अधिक मोटी पिन आपकी अर्थ की होगी, 2 में से एक फेज और एक न्यूट्रल की होगी। तीनों पिन भिन्न भिन्न साइज की नहीं होती, इनमें से कोई नहीं, उत्तर सी इसका सही है आपका। 33वां हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। प्रदर्शित होल्डर का नाम, बहुत आसान है क्वेश्चन। ये जो होल्डर आपको नजर आ रहा है ये बायोनेट कैप होल्डर का ही एक ग्रुप है, इसको बोलते हैं पेंडेंट होल्डर। कौन सा, पेंडेंट, लटका कर काम में लाते हैं। अस्थायी लाइटिंग जो व्यवस्था है, अस्थायी प्रकाश व्यवस्था के अंदर इसका प्रयोग करते हैं, टेम्परेरी लाइटिंग के लिए। तो पेंडेंट होल्डर इसका नाम है, बाकी ऑप्शन देखने की आपको जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है इनसाइड द अर्थ पिट द अर्थिंग इलेक्ट्रोड शुड बी प्लेस्ड एट डैश 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 पोजीशन। अर्थ पिट, अर्थ पिट मतलब गड्ढा कह सकते हो, कि हमने गड्ढा खोदा जमीन में इस प्रकार से, ये रहा, ये है जमीन का लेवल, ग्राउंड लेवल आप इसे कह सकते हो, ये रहा ग्राउंड लेवल, कोई दिक्कत नहीं है। हमने जमीन में क्या खोद दिया, गड्ढा। अब ये कह रहा है कि अर्थिंग इलेक्ट्रोड को है वो कैसे प्लेस्ड किया जाएगा, उसकी पोजीशन क्या होगी। पोजीशन 2 तरीके की होती है, एक इस प्रकार से प्लेस्ड करते हैं, ये मान लेते हैं अर्थ प्लेट, हमने एक इस प्रकार से प्लेस्ड कर दी, और एक इसी प्लेट को इस प्रकार से प्लेस्ड किया जाता है, ठीक है ना। तो इसको तो बोलते हैं अपने क्षैतिज अवस्था,
कौन सी अवस्था? क्षैतिज। तो क्षैतिज अवस्था के अंदर, और ये है आपकी ऊर्ध्व अवस्था। कौन सी अवस्था? ऊर्ध्व। तो जो क्षैतिज अवस्था को इंग्लिश में हम कहते हैं, क्षैतिज अवस्था को बोलते हैं हम हॉरिजेंटल। क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल। और ऊर्ध्व अवस्था को बोलते हैं वर्टिकल। तो जो अर्थ प्लेट होती है वो हमेशा वर्टिकली प्लेस्ड होती है, इस प्रकार से खड्डे के अंदर हमेशा इस प्रकार से ही लगाई जाएगी। यूं इस तरीके से अर्थ प्लेट को स्थापित करते हैं ताकि जो इसका जो सरफेस एरिया है, ये जो एरिया है, ज्यादा से ज्यादा मटेरियल के जो भी हमने इसके अंदर कोयला, नमक वगैरह, पानी वगैरह डाला है वो ज्यादा संपर्क में रहे, और अर्थ के टच में ये जो मिनिमम एरिया है ये जमीन के कांटेक्ट में, लास्ट कहीं ना कहीं इसका एंड होगा जमीन में टच करवाने पर, तो ये मिनिमम इसका टच होना चाहिए। यदि हम इस प्लेट को इस प्रकार से टच करवा देंगे जमीन से, इस प्रकार से, तो ये जो प्लेट का ज्यादा सरफेस एरिया है ये जमीन के नीचे टच में आ जाएगा, यहां तक नमी मॉइस्चर वगैरह पहुंच नहीं पाएगा, और तो ये अर्थ प्लेट के रेजिस्टेंस को बढ़ा देगा। तो अर्थ प्लेट के रेजिस्टेंस को कम करने के लिए भी एक तरीका है कि इसको हमेशा वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्व स्थिति में ही लगाना चाहिए। हॉरिजॉन्टल नहीं लगेगा, इंक्लाइन एट द 60 डिग्री एंगल नहीं लगेगा, एंगल 30 डिग्री इंक्लाइन पे भी नहीं लगेगा, एनी ऑफ अबव नहीं हो सकता। हमें वर्टिकल उत्तर हमारा मिल चुका है अभी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा अभी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अर्थिंग का तरीका सबसे किफायती? किफायती मतलब सबसे सस्ता कौन सा है? भी पाइप अर्थिंग करना है तो इसके लिए भी आपको गड्ढा खोदना पड़ेगा, पाइप लगानी पड़ेगी, उसके अंदर विभिन्न तरह के साइज के होल करवाने पड़ेंगे, 2-3 तरह की पाइपों का साइज चाहिए आपको, तो ये भी थोड़ी महंगी है। अभी बाद में देखेंगे, इस पे टिक नहीं लगाएंगे एक बारी। प्लेट अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग सबसे कॉस्टली पड़ती है। अभी प्लेट अर्थिंग में कॉपर की प्लेट चाहिए आपको, बहुत सारे और भी मटेरियल चाहिए, रॉड चाहिएगी इसको बांधने के लिए, नट बोल्ट चाहिए, तो काफी सारी चीजें। कॉपर की प्लेट है तो उसकी कीमत और भी ज्यादा होगी। स्ट्रिप अर्थिंग, स्ट्रिप अर्थिंग के अंदर क्या करेंगे? पत्ती चाहिए, जीआई की पत्ती लगेगी, स्ट्रिप लगेगी, इस प्रकार से वायर नहीं लगती, स्ट्रिप लगती है, तो स्ट्रिप भी काफी कॉस्टली आती है। भी रॉड अर्थिंग, तो सबसे सस्ती रॉड अर्थिंग है। आपने देखा होगा बिजली बोर्ड के जितने भी कर्मचारी हैं ट्रांसफार्मर के समीप क्या करते हैं, एक 5-6 फुट की एक रॉड होती है, उसको हथौड़े से ठोक ठोक के जमीन के अंदर डाल देते हैं, तो ये सबसे सस्ती पड़ती है। लोहे की एक सिर्फ रॉड लगानी होती है, कोई इसके अंदर खड्डा करने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा चीज लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, इतनी बढ़िया नहीं होती है, लेकिन सबसे किफायती पूछा गया, आपसे बढ़िया नहीं पूछा गया, तो रॉड अर्थिंग सबसे किफायती होती है। अभी नेक्स्ट चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ तार और अर्थ इलेक्ट्रोड निर्मित होने चाहिए। जो अर्थ वायर है वो अर्थ और अर्थ इलेक्ट्रोड जो जमीन में दबाया जाएगा, ये दोनों निर्मित होने चाहिए। ये दोनों कुचालक पदार्थ से होने चाहिए। क्या कुचालक नहीं, क्योंकि हमें बहुत जो करंट, लीकेज करंट है जो बहुत कम भी हो सकती है, बहुत ज्यादा भी उसको अंदर भेजनी है जमीन के, तो कुचालक नहीं होंगे, ये चालक होने चाहिए। कम और अधिक प्रतिरोध वाले पदार्थों से नहीं जी, ये कम प्रतिरोध वाले पदार्थों से होने चाहिए। उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थों से मतलब ही नहीं है। भिन्न भिन्न पदार्थों से निर्मित होने चाहिए, नहीं जी, भिन्न भिन्न पदार्थों से निर्मित नहीं होने चाहिए। सेम होंगे उतना बढ़िया इनका कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस कम रहेगा। यदि आप प्लेट जीआई की लगा देते हो, तार कॉपर की लगाते हो, तो उनका कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो एक समान पदार्थों की आप यूज करो। कॉपर की प्लेट है तो कॉपर की वायर ले, जीआई प्लेट है तो जीआई वायर ले, जीआई पाइप है तो जीआई नट बोल्ट उसके साथ यूज करो। तो एक समान पदार्थों की निर्मित होनी चाहिए, इससे कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस के मान में कमी आती है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38। यह है 560 किलो ओम प्लस माइनस 0.50% 50 ppm पर डिग्री सेंटीग्रेड मान के प्रतिरोधक का रंग निर्धारण क्या होगा? तो एक बात आपको बता देता हूं मैं कि जब भी आपके लास्ट में इस प्रकार से ppm पर डिग्री केल्विन, पर केल्विन या पर डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हो, तो ये होती है उसकी टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं TCR वैल्यू। और जब भी किसी रेजिस्टेंस के साथ TCR वैल्यू प्रदर्शित की जाएगी तो वो 6 बैंड रेजिस्टेंस होता है। अभी कितने बैंड? 6 बैंड, 6 पट्टी। तो हमें इसके 6 पट्टियां निकालनी पड़ेंगी, तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। 560 किलो, 560 किलो मतलब 560 तो है ही आपका, ये रहा, किलो की 3 जीरो और लगी हुई है, 1 2 3, ये आपकी ओरिजिनल रेजिस्टेंस वैल्यू है, निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहली पट्टी में 5 देखेंगे यानी कि हरा आएगा, अब हरा सब में ही है, ठीक है। नेक्स्ट 6 56, तो 6 यानी कि नीला, ये तो आ गया हरा, दूसरा रंग आ गया आपका नीला। अब दूसरा नीला देखते हैं, नीला, इसमें भी नीला ये रहा, इसमें भी नीला ये रहा, इसमें भी नीला, इसमें भी नीला, तो पहला ऑप्शन हमारा खारिज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद 0, तीसरी पट्टी में 0, 0 आया, 0 का आपका कलर होता है भी काला, तीसरी पट्टी में 0 काला आ जाएगा। तो देखते हैं काला कहां है, पीला, ये भी खारिज है, ये तो पहले खारिज हो गया था, पीला आ गया, ये खारिज हो गया, ये ऑप्शन नहीं आएगा। भूरा नहीं आएगा अभी, काला, बिल्कुल काला आएगा, ये आ गया हमारा काला, इसमें भी काला, तो 2 ऑप्शन बच गए। इस प्रकार से आप आगे चल सकते हो। कितनी जीरो बची? 3 जीरो किलो की, किलो यानी कि तीसरा रंग आएगा आपका नारंगी। कौन सा आएगा? नारंगी। देखते हैं नारंगी कहां है, तो इसमें पीला है, पीला, डी ऑप्शन आपका खारिज हो गया, तो ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब तक के लिए सही है, आगे देखते हैं। नारंगी आ गया, ठीक है। उसके बाद में 0.5% प्लस माइनस टॉलरेंस 0.5% ही होती है आपकी हरे रंग की। कौन से रंग की? हरे रंग की, तो ये राजी हरा रंग। उसके बाद में 50 ppm पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर केल्विन जो होता है वो रेड का होता है, लाल, आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, तो उत्तर आएगा ई, हरा, नीला, काला, नारंगी, हरा, लाल। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
एक सर्किट ब्रेकर के आर्किंग संयोजकों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। आर्किंग संयोजक जो वो संयोजक होते हैं जो स्पार्किंग को अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं, जिसको आर्किंग चैम्बर या आर्किंग सूट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये किसके बने होते हैं, तो देखते हैं। ये बनते हैं तांबे और टंगस्टन के मिश्र धातु के। तांबा जो है वो बढ़िया आर्किंग को अपने अंदर ग्रहण करेगा और टंगस्टन जो है वो हाई टेम्परेचर से उनको पिघलने से क्या करता है, भी बचाता है। तो इसका उत्तर ए सही होगा, टंगस्टन व तांबे की मिश्र धातु। पोर्सिलिन के नहीं होंगे, अचालक पदार्थ है, अपने अंदर आर्किंग लेके नहीं जा पाएगा। कठोर तांबा व टिन नहीं जी, नरम हो जाएगा टिन का प्रयोग करने से। उसके बाद में एल्यूमिनियम के एस्क नहीं, एल्यूमिनियम के एस्क का तो मतलब ही नहीं है। हाई करंट जो है अगर कॉन्टैक्ट ब्रेक सर्किट ब्रेकर के जब कॉन्टैक्ट बनते हैं इतनी तेज स्पार्किंग होती है तो एल्यूमिनियम तो कब का ही पिघल जाता है, ठीक है ना। उसके बाद निकिल क्रोमियम मिश्रित ये होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो इसका प्रयोग भी नहीं करते। तो तांबे और टंगस्टन की मिश्र धातु के बनते हैं आर्किंग कॉन्टैक्ट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। एक आदर्श सेल जो आइडियल सेल होता है, ये रहा, बना लेते हैं। वैसे तो कोई चीज आदर्श है नहीं, तो सेल की बात की जाए तो एक आदर्श सेल है, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो आदर्श सेल की जो आंतरिक रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस आर होता है वो होता है भी जीरो। क्या होता है, जीरो, क्योंकि इसके इंटरनल में ना तो कोई वोल्टेज ड्रॉप होती है, इसकी इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होती है, जीरो। इसकी जो आंतरिक जो पावर की कंजप्शन है, इंटरनल पावर जो ये कंजप्ट करता है, खुद की शक्ति की खपत खुद ही करना, वो भी क्या होती है, भी जीरो। वो किस वजह से होगी, जब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, देखो जितने भी कारक हैं जो पावर कंजप्शन करते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका रेजिस्टेंस। एसी थ्योरी में पढ़ोगे तो और भी कारक आएंगे, लेकिन वो रिएक्टिव पावर लेते हैं। एक्टिव पावर में सबसे ज्यादा पावर कंजप्शन आपका इंटरनल रेजिस्टेंस करेगा, या बाहर भी लगाएंगे तो बाहर भी हम एक रेजिस्टेंस ही लगाते हैं, तो पावर कंजप्शन रेजिस्टेंस का है। तो आदर्श की खास बात क्या है, 100% एफिशिएंसी। 100% एफिशिएंसी कब मिलेगी, जब खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, भी जीरो होगा। तो इसका आंसर ए सही है, इन्फिनिटी नहीं होगा, 0.1 मेगा नहीं। आदर्श आइडियल आ गया तो फिर मेगा किलो ओम मैटर नहीं करते हैं, जीरो ही आएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एसडब्ल्यूजी गेज से तार का आकार नापने के मान के प्रयास क्या होंगे। तो एक वायर गेज एसडब्ल्यूजी सभी ने देखा होगा, एक डिस्क के रूप में भी हो सकता है, एक स्ट्रिप के रूप में भी हो सकता है। तो इसके अंदर जो तार का साइज नापने की व्यवस्था होती है वो होती है 0 नंबर से लेके 36 नंबर तक, 0 से 36। जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे तार पतली होती जाएगी, नंबर कम करेंगे तो तार मोटी होती जाएगी। यानी कि मान लेते हैं अब आपसे पूछ ले कि 18 एसडब्ल्यूजी की और 22 एसडब्ल्यूजी में से पतली कौन सी है, तो ये वाली तार आपकी क्या होगी, पतली होगी। 18 वाली तार जो है वो थोड़ी साइज में मोटी होगी। तो ये चीज है भाई, बाकी इस चीज को आप सभी जानते ही हो, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ XLPE। XLPE एक केबल का नाम है, वैसे तो एक इंसुलेशन का नाम है, एक मटेरियल का नाम है। इसको बोलते हैं क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन। पॉलीएथिलीन जिसको आप पॉलीथीन भी कहते हो, आपके पॉलीथीन जो देखे हैं वो पॉलीएथिलीन ही है, हमने नाम बदल दिया, टेक्निकल में नाम थोड़ा सा हाई फाई ले ले, सुनने में अच्छा लगता है। तो क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन, क्रॉस लिंक का मतलब इसके निर्मित करते समय जो इसके अणु है या परमाणु है उनकी संरचना क्रॉस में जुड़ती है, तो इसके लिए नाम दे दिया क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन, जिसको आप पॉलीथीन, एक तरह से एक रासायनिक पदार्थ है, तो इसका पूरा नाम है क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन। क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन, तो क्रॉस लाइन पॉलीएथिलीन नहीं जी। एक्सेस लिंक फेज अर्थिंग नहीं जी। क्लोज लिंक पॉली एबोनाइट नहीं जी। एक्सेस लेंथ पेपर एंड एबोनाइट नहीं जी। क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन बिल्कुल सही, ई हमारा सही हो जाएगा। तो ये है आपका 42 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं 43, प्रदर्शित तार जोड़ विधि का नाम बताइए। तो एक ज्वाइंट की मेथड दे रखा है, यदि आपने ज्वाइंट पढ़े होंगे अपनी आईटीआई के अंदर तो बहुत सारे ज्वाइंट की विधियां हैं, रेटेल है, स्ट्रेट ज्वाइंट है, वेस्टर्न यूनियन है, पिगटेल है, मैरिड है, बहुत तरह के ज्वाइंट देखे होंगे। ये ज्वाइंट की विधि कौन सी, आईटीआई में प्रैक्टिकल भी इसके करवाए जाते हैं। तो ये जो ज्वाइंट की विधि है आप ध्यान से देखोगे, दो स्टैंडर्ड वायर, स्ट्रेट वायर सॉरी सिंगल कोर वायर है और इस प्रकार से उनको बैंड करके किया जाता है। तो इस प्रकार का ज्वाइंट जो एक हार्ड वायर या सिंगल वायर से लगाकर तैयार किया जाता है, ये होता है आपका वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट। कौन सा ज्वाइंट, वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट होता है। तार की लेंथ को बढ़ाने के काम में आता है, मजबूती बहुत ज्यादा होती है इसके अंदर, आप इस तार को खींचोगे तो भी ये ज्वाइंट जो है वो जल्दी से खुलेगा नहीं। तो वेस्टर्न यूनियन आपका ये ज्वाइंट है। इस प्रकार से वेस्टर्न यूनियन भी कई तरह के होते हैं, वेस्टर्न यूनियन स्ट्रेट ज्वाइंट होता है, वेस्टर्न यूनियन टी ज्वाइंट होता है, ये वेस्टर्न यूनियन का स्ट्रेट ज्वाइंट है, लेकिन सीधा स्ट्रेट नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये वेस्टर्न यूनियन का स्ट्रेट ज्वाइंट है। तो सी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलों के समांतर युग्मन में यदि एक सेल विपरीत ध्रुवता का जुड़ जाए तो क्या घटित होगा। तो देख लेते हैं करके, जो बोला वो कर दीजिए आप। सेलों को विपरीत ध्रुवता का जोड़ना है पैरेलल के अंदर, तो एक पॉजिटिव नेगेटिव, ये रहा, हम ज्यादा सेल नहीं लेते, दो ही लेंगे भी, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इस प्रकार से। और एक सेल हमारा विपरीत, चलो एक और ले लेते हैं, ये जुड़ गए पैरेलल में, एक और ले लेते हैं, उसको भी हम सही जोड़ लेते हैं। ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, और इस प्रकार से हमने इसको जोड़ लिया भी।
ठीक है ना। तो ये भी सेल सही जुड़ा है, ये भी सेल सही जुड़ा है, लेकिन ये सेल उल्टा जुड़ गया। तो क्या घटित होगा जब पैरेलल में ऐसा हो जाए? तो वोल्टेज उत्प्राप्त होगी नहीं। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, ये सेल की जो करंट है ये पॉजिटिव से यूं चलेगी, यहां जाएगी और इस नेगेटिव के अंदर अपना चार्ज देने का प्रयास करेगी। इधर से नेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां आएंगे, इस प्रकार से अपना चार्ज, यानी कि ये सेल अपनी सारी की सारी एनर्जी उल्टे जुड़े सेल को देगा। सेम यही ये सेल करेगा। जो सेल सीधे जुड़े हैं वो अपनी एनर्जी किसको देंगे भी? जो उल्टे जुड़े सेल को उसको एनर्जी अपनी देंगे, और ये इतनी एनर्जी ग्रहण कर लेगा कि ये सहन नहीं कर पाएगा। तो देखते हैं क्या होगा। वोल्टेज उस प्राप्त होगी नहीं, कम भार उठाएगा नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव तो भयंकर पड़ेगा, लघु पतन हो जाएगा। बिल्कुल, जो उल्टा जुड़ा सेल है वो एक लो रेजिस्टेंस का काम करेगा। किसका काम करेगा? लो रेजिस्टेंस का। यदि आप यहां एक लोड रेजिस्टेंस भी लगाते हो ना इस प्रकार से, ये आपने मान लेते हैं आर लगा दिया यहां, तो करंट जो है वो इस आर की तरफ आएगी नहीं। आई जो है वो इस रेजिस्टेंस के अंदर जीरो रहेगी, वो इसकी तरफ नहीं जाएगी। करंट के बारे में आपको पता है कि धारा सबसे छोटा रास्ता कम प्रतिरोध का चुनती है, तो वो यहां इसके अंदर आएगी नहीं रेजिस्टेंस में, वो यहां इस शॉर्ट सर्किट लो रेजिस्टेंस के पाथ में जाएगी और इस सेल को ब्लास्ट भी कर सकती है, ये सेल फट भी सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप सेलों को पैरेलल में जोड़ें तो उल्टा ना जुड़ जाए, कहीं गड़बड़ हो सकती है। सीरीज में उल्टा जुड़ जाए वोल्टेज में कमी आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि पैरेलल में उल्टा जुड़ गया तो शॉर्ट सर्किट होगा, शॉर्ट सर्किट से नुकसान भी हो सकता है, सेल फटेगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट उछल के आपके ऊपर गिर सकता है। XYZ कुछ भी कारण हो सकते हैं और बहुत कुछ हो सकता है। तो इसका आंसर होगा आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन भी। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कौन इलेक्ट्रॉन खोता है? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन कौन खोता है? तो देखते हैं। इलेक्ट्रॉन खोने वाला पदार्थ है, उस पर चार्ज होता है पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। और जो ग्रहण करता है उसके पास होता है नेगेटिव, यानी कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे वो पॉजिटिव होगा, जिसके पास ज्यादा होंगे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया जो है वो सेल के या अंदर की तरफ होती है। तो दो इलेक्ट्रोड हम इस प्रकार से लेके देख सकते हैं। ये लीजिए जी, एक सेल मान लेते हैं, दिया है, यहां हमने एक लोड रेजिस्टेंस लगा लिया, इस प्रकार से यहां आर लगाया, और अब देखते हैं डायरेक्ट करंट का फ्लो देख लेते हैं। ये हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड मान लेते हैं, ये नेगेटिव है, ये एनोड है और ये कौन है? कैथोड। तो करंट का फ्लो जो होता है वो होता है एनोड से कैथोड की ओर। ठीक है, कोई बात नहीं। जो इलेक्ट्रॉन चलते हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, जो इलेक्ट्रॉन है आपके, वो मैं अलग कलर से दिखा देता हूं आपको। जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो होता है कैथोड से कहां भी? एनोड की ओर। तो इलेक्ट्रॉन चलते हैं कैथोड से किसकी ओर? एनोड की ओर। और जब अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया अंदर की ओर है, सेल के कहां है? अंदर की ओर। तो अंदर इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखिए, एनोड खो रहा है, एनोड से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, किस में प्रवेश किए? कैथोड में। तो इलेक्ट्रॉन जो खो रहा है वो टर्मिनल कौन सा है आपका? वो एनोड है। कमी वाला, आप सीधे शब्दों में देख सकते हैं, जिसके पास जो है इलेक्ट्रोड कम होते हैं, जो कमी वाला है, उसके जो हम चार्ज क्या कहते हैं? भी पॉजिटिव। पॉजिटिव आपका हमेशा एनोड होता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भी आपका। BIS के अनुसार एकल कला प्रणाली में प्रयुक्त तांबे की अर्थ निरंतरता तार, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, जो आपकी वायरिंग के अंदर काम में आती है, उसका न्यूनतम आकार, मिनिमम साइज क्या होगा? वायरिंग के अंदर पूछा है आपका, ठीक है ना, सिंगल फेज के अंदर। तो सिंगल फेज के अंदर जो मिनिमम साइज होता है जिससे आप घरों के उपकरणों को अर्थ से जोड़ोगे, वो मिनिमम कम से कम होनी चाहिए 1.5 mm की। मिनिमम 1.5 mm की। मैक्सिमम का वैसे जो निर्धारण है वो 2.5 mm तक ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हो। इससे ज्यादा लगाओगे तो आप पैसों की बर्बादी ही करोगे। तो मिनिमम साइज जो दे रखा है वो 1.5 mm है। कईयों ने 8 mm स्क्वायर सोच समझ के कर दिया। ये अर्थ निरंतरता तार नहीं है, ये अर्थ इलेक्ट्रोड साइज है जो आपका जमीन से निकल के आएगा। वैसे 8 mm स्क्वायर नहीं होता, ये 8 SWG आपकी किताबों में लिखा हुआ है, SWG लिखा। कईयों ने ए लगाया, लेकिन उनका ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि हमने घर में वायरिंग में कौन सी तार जो उपकरणों की बॉडी से जोड़ेंगे हम अर्थ के रूप में, वो होगी वो कम से कम 1.5 mm स्क्वायर। किसके पतले लगाएंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा और अर्थ पूरी तरह से आपके प्रॉपर कंटिन्यूटी बन नहीं पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। प्रतिरोधकता यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध की डेफिनेशन आपने देखनी है, इसके अंदर से देखते हैं। किसी पदार्थ के 1 घन मीटर टुकड़े के द्वारा धारा के विरोध की मात्रा, बिल्कुल 1 घन मीटर क्यूब का आकार का टुकड़ा होगा, उसकी प्रतिरोध की मात्रा कह सकते हैं। लेकिन किस तरीके से कह सकते हैं? अभी ऑप्शन 4 है, हमें बढ़िया से बढ़िया उत्तर छानना पड़ेगा। एक निर्दिष्ट तापमान पर, बिल्कुल जो आपका प्रतिरोधकता है वो एक फिक्स तापमान पर, कभी भी आप रेजिस्टिविटी देखोगे तो डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन में तापमान दिया होगा। तो एक निर्दिष्ट तापमान पर एक पदार्थ के 1 घन मीटर टुकड़े के विपरीत फलकों के बीच का प्रतिरोध, बिल्कुल सही बात है, 1 घन मीटर का टुकड़ा और विपरीत फलक होने चाहिए। फलक विपरीत का मतलब है कि हमने आमने सामने देखना है। मैं यहां पर एक क्यूब डिजाइन करके दिखाता हूं आपको कि कैसे विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो आपका मेजरमेंट किया जाता है। तो ये हमने किसी पदार्थ का एक क्यूब बना के बाहर निकाला, ये रहा,
और इसको एक निश्चित तापमान पे रखा, हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लिया। और विपरीत फलक का मतलब है यदि हम यहां इस और इस फलक के बीच में रेजिस्टेंस नाप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका विशिष्ट प्रतिरोधी नापा जाएगा। यहां इस फलक और इस फलक के बीच में भी रेजिस्टेंस नाप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ऐसे नहीं है कि इसके और इसके बीच में नाप रहे हो, वो रेजिस्टेंस नहीं होगा, विशिष्ट प्रतिरोध नहीं होगा। प्रतिरोध तो जरूर आएगा, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध नापने का जो तरीका है वो एक निर्दिष्ट तापमान पर एक इकाई घन मीटर के टुकड़े के विपरीत फलक या आमने सामने के फलकों के बीच का रेजिस्टेंस है। तो बी ऑप्शन इसका सही लग रहा है, इस पे हम एक बार टिक लगा देते हैं। एक निर्दिष्ट तापमान पर 1 मीटर लंबे व 1.5 वर्ग मीटर लंबे, नहीं जी, 1 मीटर लंबे व 1 वर्ग मीटर लंबा यदि यहां लिखा होता तो ये सही होता, लेकिन ये अब गलत हो गया। किसी पदार्थ के 1 वर्ग मीटर टुकड़े के दो फेसों के बीच, अब वर्ग मीटर टुकड़े का क्या मतलब हुआ, जो टुकड़ा होगा उसका हमें आयतन वॉल्यूम लेना पड़ता है। भी क्या लेना पड़ता है, वॉल्यूम। लंबाई भी होनी चाहिए, चौड़ाई भी होनी चाहिए, ऊंचाई भी होनी चाहिए, तब विशिष्ट प्रतिरोध की कैलकुलेशन होती है। तो डी सही नहीं है, इनमें से कोई नहीं हो नहीं सकता, हमें हमारा आंसर पहले ही मिल गया था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक व्यावसायिक खतरों का प्रकार है। व्यावसायिक यानी कि जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र के अंदर क्या क्या खतरे मौजूद हो सकते हैं, तो वो देखते हैं। मैकेनिकल खतरा, बिल्कुल व्यावसायिक क्षेत्र में बड़ी बड़ी मशीनें हैं तो कोई भी मैकेनिकल खतरा वहां पे हमेशा अवेलेबल ही रहता है। इलेक्ट्रिकल मशीनों को चलाने के लिए वैद्युतिक सप्लाई चाहिए तो इलेक्ट्रिकल खतरा भी वहां मौजूद ही रहता है। मनोवैज्ञानिक खतरा, मनोवैज्ञानिक काम का दबाव हो सकता है कि आपको कहा जाए कि इस काम को जल्दी पूरा कीजिए, जल्दी पूरा कीजिए, कुछ गड़बड़ हो रही है, ये है वो है, अधिकारियों का प्रेशर रहे तो वो मनोवैज्ञानिक खतरा है। इसके दौरान आपके काम में गड़बड़ होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। श्रम दक्षता संबंधित खतरा, श्रम दक्षता का मतलब है कि आपकी लेबर नहीं है, कम है, किसी काम को करने के लिए आदमी 5 या 6 चाहिए लेकिन उपलब्धता 1 या 2 की है, तो एफिशिएंसी में कमी आएगी, काम को करने में समय ज्यादा लगेगा, तो ये भी बहुत बड़ा खतरा कह सकते हैं। उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये चीज है, ये प्रश्न आपके आईटी ट्रेड से जुड़ा है। इन फ्यूचर में ये चीजें आपको तब काम में आती है, ये चीजें समझ तब आती है जब आप जॉब लग जाते हो, वहां इन चीजों के बारे में आपको ज्यादा। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल खतरा सभी को पता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक खतरा और श्रम दक्षता का खतरा आप तभी समझ पाओगे जब आप किसी फील्ड में जॉब करोगे, वहां आपको पता लगेगा। भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है अपना। 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू डैश 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 मीटर। तो 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 माइक्रोमीटर होता कितना है, तो 1 माइक्रो बराबर होता है, मीटर छोड़िए, 1 माइक्रो बराबर होता है 1/10 की पावर कितनी, 6। इसको यदि लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 के बटा में 1 2 3 4 5 6 0 इतने मीटर होता है। अभी यानी कि 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 1/10 लाख मीटर। इस प्रकार से जब इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको हल करेंगे, 1 में 10 लाख का भाग दोगे तो आपको उत्तर आएगा 0.00000, 5 टाइम 0 एंड लास्ट में आ जाएगा 1, तो 0.000001 मीटर के इक्वल होगा आपका 1 माइक्रोमीटर। तो देख लेते हैं, पॉइंट के बाद में 5 0 और 1 लगना होना चाहिए, देख लेते हैं। तो ये रहा पॉइंट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये हमारा उत्तर सही है, बी 0.0000001 मीटर के इक्वल होगा 1 माइक्रोमीटर। बाकी ऑप्शन आप मैच कर लीजिए, क्या पता सही सारे भी हो सकते हैं, लिखने के तरीके अलग अलग, लेकिन यहाँ उपरोक्त सभी है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नहीं है, तो हमारा उत्तर हमें मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी एक सेल जिसका ईएमएफ ई है, आंतरिक प्रतिरोध आर है, इसके सिरों पर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस परिवर्तित मान प्रतिरोधक आर संयोजित किया गया है। यदि आर के मान को बढ़ाया जाए तो निम्न में से कौन सा वक्र सही होगा। तो वक्र जो है वो वी और आर के बीच का है, वी और आर वोल्टेज, ठीक है ना, और रेजिस्टेंस जो लोड लगा है उसका बीच का वक्र है। तो एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेल बनाते हैं पहले, तो ये रहा हमारा सेल, तैयार कर लेते हैं सेल को। ये लो जी, सेल तैयार है, ये इसका पॉजिटिव, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। अब कह रहा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ये आंतरिक रेजिस्टेंस का आर है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया गया इसके सिरों पर, यहां लगा देते हैं एक परिवर्तित मान का प्रतिरोध यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये लो जी, वेरिएबल रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ कर दिया। अब यदि आर के मान को बढ़ाया जाए तो निम्न में से कौन सा वक्र सही होगा। अब वक्र कौन सा सही होगा, वक्र क्या बता रहा है मान बढ़ाने का, तो देखते हैं। अब ध्यान से देखो भी, अब जब आर बढ़ेगा, ये जो आर है ये जब इंक्रीज होगा, ये जब आर जो है इंक्रीज होगा तो परिपथ की टोटल करंट आई टी जो होगी उसके मान में आएगी कमी। परिपथ का जो टोटल करंट है उसके मान में क्या आएगी, भी कमी आएगी। टोटल रेजिस्टेंस के मान में जब कमी आएगी तो जो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है, जो आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इस प्रकार से जो हमने लगाया है, इसके टर्मिनलों पर जो वोल्टेज है उसके मान में भी क्या आएगी, भी ये जो रेजिस्टेंस है इसके मान पे, टर्मिनलों पे सिरों पर जो वोल्टेज है उसके मान में भी क्या आनी चाहिए, कमी। क्योंकि देखो धारा के समानुपाती ही वोल्टेज होती है, वी समानुपाती हमने पढ़ा था क्या होती है, भी विभवांतर समानुपाती धारा के। अब जैसे आप ये रेजिस्टेंस को इंक्रीज करोगे, इसके मान को यदि आप बढ़ाओगे तो इसके सिरों पर वोल्टेज में कमी आएगी। तो वो वक्र देखो जहां रेजिस्टेंस इंक्रीजिंग है और वोल्टेज जो ड्रॉप हो रही है। तो यहां से ध्यान से देखो, पहला वक्र
वोल्टेज पहले हाई थी, जैसे जैसे हमने आर बढ़ाया, यहां पर आर का मान क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। पहले तो बात है ये आर बढ़ नहीं रहा है, यहां पर आगे बढ़ने पे आर के मान में क्या आ रही है, कमी। तो ये 1 2 3 4 देखो ध्यान से, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 50वां कि एक सेल जिसका ईएमएफ ई है वह आंतरिक प्रतिरोध आर है, इसके सिरों पर एक परिवर्तित मान का प्रतिरोध आर संयोजित किया गया है, वह आर के मान को बढ़ाया जाए तो निम्न में से कौन सा वक्र सही होगा। तो इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं अपने छोटा सा। ये एक सेल मान लेते हैं, लगा दिया हमने इस प्रकार से, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, बाहर इसके सिरों पर हमने एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जोड़ दिया है, ये रहा वेरिएबल रेजिस्टेंस आपका। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है उसकी जो नाम दिया गया वो आर दिया गया, वेरिएबल रेजिस्टेंस को किस नाम से जाना गया भी, आर के नाम से। अब कह रहे हैं क्या, तो इसके लिए पहले एक चीज मैं पहले क्लियर कर देता हूं आपको कि ये जो बाहरी लोड प्रतिरोध आर और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, तो ये दोनों जुड़े होते हैं सीरीज में भी। इसका एक अलग डायग्राम मैं थोड़ा ड्रॉ करके आपको समझाऊंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। मैं इंटरनल रेजिस्टेंस को इस प्रकार से बना देता हूं, बाहरी लोड रेजिस्टेंस को हम थोड़ा अलग बना देंगे। ये वेरिएबल है, ये आपका आर है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। अब यहां इस सिरे पर और इस सिरे पर वोल्टेज है, यहां है वोल्टेज, ये आपकी सेल का ईएमएफ है जिसे हम ई से इंडिकेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब यदि आर के मान को बढ़ाया जाए तो निम्न में से ये जो बाहरी लोड प्रतिरोध इस आर की वैल्यू को, इसकी वैल्यू को हमने क्या करना है, धीरे धीरे बढ़ाना है, तो निम्न में से कौन सा वक्र सही होगा। तो अब आपका वक्र है, पहले तो वो देखो किसके बीच में रिलेशन दिखा रहा है। हर वक्र को यदि ध्यान से देखोगे तो V V V और यहां V, ये E मैक्सिमम है, ध्यान रखना, जो E लिखा हुआ छोटा सा ये मैक्सिमम वोल्टेज ईएमएफ है, और नीचे R दिया हुआ है R। तो ये जो वक्र है ये आपका रिलेशन दिखा रहा है V यानी कि वोल्टेज ड्रॉप, और आर किसके सिरों पर वोल्टेज ड्रॉप, जो आपका लोड रेजिस्टेंस है, जिसे हम आर एल कहते हैं, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस उसके सिरों पर। तो वी और आर एल के बीच में रिलेशन दिखा रहा है। अब यदि आपने सीरीज सर्किट ध्यान से पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि यदि सीरीज में किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाया जाता है, आर बढ़ाया जाता है, तो उसका वी भी क्या होता है भी, इंक्रीज होता है। वी भी क्या होता है, बढ़ता है। अब वी बढ़ेगा किस अनुपात में, कैसे बढ़ेगा, तो लीनियर बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम एक यंत्र, एक बैटरी लेके चल रहे हैं, तो इसमें से पहले वो देखो कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वोल्टेज बढ़ने का इंडिकेशन कहां आ रहा है। एक बार मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं, ये देखिए ध्यान से, सारे डायग्राम हम साफ कर लेते हैं। अब इन चारों डायग्रामों को ध्यान से देखो तो आपको पता लगेगा कि इस डायग्राम के अंदर जब आर की वैल्यू यहां देखिए बढ़ रही है, पहला डायग्राम ए, आर की वैल्यू बढ़ रही है तो वोल्टेज घट रही है। वोल्टेज क्या हो रही है, घट रही है। लेकिन ये नहीं होता, जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ती है वोल्टेज के मान में भी क्या होती है भी, वोल्टेज के मान में, वोल्टेज ड्रॉप के मान में सॉरी बढ़ोतरी होती है। क्योंकि देखो जो V बराबर होता है वो होता है I इंटू आर। हाँ, करंट कम होगा वो एक अलग मैटर है, कोई बात नहीं। लेकिन रेजिस्टेंस जैसे से जो रेजिस्टेंस हाई वैल्यू का होगा, सर्किट में जो रेजिस्टेंस हाई वैल्यू का होगा उसकी वोल्टेज ड्रॉप भी सबसे क्या होती है भी, ज्यादा। ये तो सभी को पता है। अब ध्यान से देखिए, वोल्टेज ड्रॉप का मान में कमी जब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, नहीं रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसका वोल्टेज ड्रॉप भी ज्यादा। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही नहीं है। दूसरा देखते हैं, दूसरा है कि V और I के बीच में रिलेशन के R बढ़ रहा है। ध्यान से देखिए, R 0 से धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, वैसे वैसे उसके साथ साथ में वोल्टेज भी बढ़ रही है, लेकिन एक सीधी रेखा में नहीं बढ़ रही है, थोड़ी कर्विंग हो गई है। कर्विंग होती है क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस भी अपनी वोल्टेज ड्रॉप रख रहा है, और ये जो E है और यहां पे इन दोनों के बीच में गैप आता है, ये जो गैप है ये बता रहा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। तो ये वक्र है जो ये बिल्कुल सही नजर आ रहा है एक बार के लिए हमें, तो इसको टिक लगा देते हैं, आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहां पर ये वक्र देखिए जी, R 0 है, R को धीरे धीरे हम बढ़ा के यहां तक ले आए हैं, तो वोल्टेज उसने मैक्सिमम ड्रॉप कर ली। उसके बाद में एकदम से जैसे R बढ़ाया, वोल्टेज ड्रॉप के मान में कमी आ गई। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उसके लीनियर, ये यानी कि अप्रोक्सीमेट लीनियर ये वोल्टेज बढ़नी चाहिए। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है।
सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन देखते हैं। डी ऑप्शन है आर और वी के बीच में एकदम लीनियर, एकदम से बिल्कुल सीधी रेखा। अब ये आर और इस वी के बीच में ये सीधी रेखा तब बनती जब केवल ये आर होता, लेकिन यहां पर एक इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध आर भी मौजूद है, ये भी वोल्टेज ड्रॉप करता है, तो वो भी उसकी वोल्टेज ड्रॉप अलग से चलेगी, इसकी वोल्टेज ड्रॉप अलग से, इसकी तो कांस्टेंट रहेगी लेकिन करंट के साथ साथ बदलेगी थोड़ी थोड़ी, लेकिन जो वोल्टेज ड्रॉप है वो ये भी करेगा और ये भी करेगा। तो ये जो वक्र है बी आपका, ये बता रहा है कि जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ती जाएगी, लेकिन जो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो ईएमएफ और वोल्टेज के बीच में गैप है वो मेंटेन रहेगा। तो ये गैप मेंटेन है, शुरू में ज्यादा था, धीरे धीरे कम होता गया, लास्ट में आते आते हो सकता है ये उससे मिल जाए, लेकिन ये लीनियर नहीं बढ़ेंगे क्योंकि दो रेजिस्टेंस आ गए हैं, ध्यान रखना। तो इसका जो आंसर सही होगा वो आपका बी सही हो जाएगा। तो यह था आपका 7वां टेस्ट जो आपका 18/9/2021 को लिया गया था, और उम्मीद करता हूं कि आपको इस टेस्ट में अब शायद डाउट लगभग आपके क्लियर हो गए होंगे। यदि फिर भी अगर कोई डाउट आपके मन में रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर 8वें टेस्ट का सॉल्यूशन लेके मिलूंगा जल्द ही आपसे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।